ये कहानी है उस समय की जब अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। मॉस्को में अमेरिकन एम्बेसी में काम करने वाली दो साधारण सेक्रेटरीज होती हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड्स की रहस्यमयी मौत हो गई है। फिर खुलासा होता है कि उनके पति CIA के लिए काम करते थे। अब सवाल उठता है कि यह हादसा था या किसी ने जानबूझकर मारा। सच जानने के लिए ये दोनों औरतें खुद CIA की दुनिया में उतर आती हैं, जहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और हर कदम जानलेवा हो सकता है। ये कहानी है रहस्य, डर और छुपे हुए सच की। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक थ्रिलर सीरीज पोनीज की। कहानी की शुरुआत साल 1976 से होती है। तारीख है 24 दिसंबर और जगह है मॉस्को, USSR। ये वही समय था जब अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। सड़कों पर हम बीट्रिस नाम की एक औरत को देखते हैं। वहीं कोई ऐसा शख्स भी था जो बहुत से लोगों की तस्वीर ले रहा था। इसके बाद हम टॉम और क्रिस नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। असल में वो दोनों अमेरिकन स्पाई हैं। क्रिस टॉम से पूछता है, सुना है तुम्हारी वाइफ भी यहाँ आ गई है, मुझे उससे मिलना था। टॉम कहता है, तुम उसे जरूर मिलोगे। इसके बाद क्रिस सर्गी नाम के एक आदमी से कहता है कि तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। क्रिस कहता है उनके पास एक प्लान है जिससे वो सर्गे और उसके फैमिली को फिनलैंड पहुंचा देंगे। सर्गे के पास डिसाइड करने के लिए सिर्फ 1 मिनट होता है। टॉम एक आदमी को देखता है जो अपने कुत्ते को टहला रहा था। वो उससे कहता है, इतनी ठंड में तुम कुत्ते को टहलाने निकले हो? आदमी जवाब देता है, तुम भी तो निकले हो। उधर क्रिस सर्गे से कहता है, तुम्हारा 1 मिनट खत्म हुआ। बीट्रिस एक दुकानदार के पास जाती है जिससे उसने अंडे खरीदे थे। टोटल 6 अंडे थे जिनमें 2 टूटे हुए निकले, लेकिन दुकानदार उसकी मदद करने से मना कर देती है। तभी उसकी मदद करने के लिए ट्वाइला आती है और बीट्रिस से कहती है कि इतनी इज्जत से बात करने की जरूरत नहीं, ये लोग समझते ही नहीं है, इन्हें गाली दो। बीट्रिस घबराते हुए वैसा ही करती है और दुकानदार उसे नए अंडे दे देती है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करती हैं। बीट्रिस बोलती है कि यहाँ ज्यादा अमेरिकन दिखाई नहीं देते। ट्वाइला कहती है, ज्यादातर लोग एम्बेसी कॉम्पाउंड के अंदर ही रहते हैं। फिर वो पूछती है, बीट्रिस आज मार्केट क्यों आई है? यहाँ हमें समझ आता है कि दोनों के हस्बैंड्स अमेरिकन एम्बेसी के लिए काम करते हैं। बीट्रिस के हस्बैंड का नाम है क्रिस और ट्वाइला के हस्बैंड का नाम है टॉम, और यहाँ दोनों को ही नहीं पता कि उनके पति सीक्रेट एजेंट है। दूसरी तरफ हम क्रिस और टॉम को देखते हैं जो सर्गे को लेकर गाड़ी से भाग रहे थे। उनके पीछे KGB सीक्रेट सर्विस के लोग पड़े होते हैं। चारों तरफ गोलियां चल रही होती हैं। ट्वाइला बताने लगती है कि उसके पति के ट्रांसफर के बाद भी वो स्टॉकहोल्म में रहती थी क्योंकि उसे मॉस्को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बीट्रिस से पूछती है कि वो यहाँ कब से रह रही है। बीट्रिस बताती है वो यहाँ 6 महीने से है। दोनों को पता होता है कि उनके हस्बैंड अमेरिका के लिए कोई सीक्रेट काम करते हैं। क्रिस सर्गे से मीटिंग की लोकेशन लिखने के लिए बोलता है। तभी KGB की गाड़ी उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। जबरदस्त गोलीबारी होती है और इसी दौरान सर्गे मारा जाता है। इधर ट्वाइला जाने लगती है तो बीट्रिस पूछती है, क्या तुम एम्बेसी की क्रिसमस पार्टी में जाने वाली हो? ट्वाइला मजाक में कहती है, मैं कोशिश करूंगी मुझे जाना ना पड़े। जब बीट्रिस अपने घर पर होती है तभी उसका पति क्रिस आता है। बीट्रिस उससे ट्वाइला के बारे में बात करती है। कहती है कि उसने बताया कि यहाँ की वाइव्स उसके बारे में बातें कर रही हैं। क्रिस कहता है वो बस तुमसे जलती है। बीट्रिस धीरे से कहती है, इसीलिए क्योंकि तुम CIA के लिए काम करते हो। क्रिस कहता है उन्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस तुमसे जलन है क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो। बीट्रिस कहती है, मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन अपनी डिग्री के दम पर कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं बस एम्बेसी में एक सेक्रेटरी हूँ। क्रिस उसे समझाता है, बस कुछ महीने और, उसके बाद मैं घर पर काम करूंगा और तुम सब कुछ संभालना। यही तो हमारी डील थी। आज तुम केक बना लो, बाद में मैं बच्चों के लिए केक बनाऊंगा। बीट्रिस इस पर हंसने लगती है। तभी वो देखती है कि क्रिस के शर्ट पर खून लगा होता है, लेकिन वो खून उसका नहीं था। शर्ट उतारने के बाद दोनों और ज्यादा रोमांटिक होने लगते हैं। दूसरी तरफ अगर ट्वाइला और उसके हस्बैंड टॉम की बात की जाए तो उनका रिश्ता उतना रोमांटिक नहीं है। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। टॉम अपनी पत्नी से कहता है कि उसे काम से बाहर जाना है और वो चाहता है कि ट्वाइला शाम को क्रिसमस पार्टी में जाए, एम्बेसडर के साथ स्माइल करे और सब कुछ नॉर्मल दिखाए। ट्वाइला चिल्लाकर बोलती है, तो तुम मुझे बोरिंग पार्टी में भेजोगे और खुद जाकर अपना मजेदार मिशन संभालोगे अपने CIA दोस्तों के साथ? इतना जोर से बोलने की वजह से टॉम थोड़ा डर जाता है और कागज पर लिखकर उसे सावधान करता है, CIA जोर से मत बोलो, लोग सुन रहे हैं। ट्वाइला गुस्से में लिखती है, भाड़ में जाओ। इसके बाद टॉम उस कागज को उसके सामने जला देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर शाम के समय क्रिसमस पार्टी में बीट्रिस को एम्बेसडर एलन लोगों से मिलवाता है और कहता है कि बीट्रिस उसकी बेस्ट सेक्रेटरी है। तभी रे नाम का आदमी जोर से कहता है, थोड़ा जोश लाने के लिए ताली बजाओ। सब ताली
ताली बजाने लगते हैं। तभी ट्वाइला वहां आती है। वो बीट्रिस से मिलती है और वहां शेरिल नाम की औरत को देखती है जिससे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। ट्वाइला बताती है कि उन दोनों को वियतनाम में 2 महीने के लिए स्टेशन किया गया था। शेरिल रे की वाइफ होती है और वो सबके सामने अपनी लव स्टोरी सुना रही होती है कि कैसे उसने 2 बार रे को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन तीसरी बार उसने हाँ बोल दिया। एक उम्रदार औरत बीट्रिस से पूछती है कि उसकी मुलाकात क्रिस से कैसे हुई। बीट्रिस बताने लगती है जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तब वो बस से जाया करती थी। उसी दौरान उसके लिटरेचर के एग्जाम चल रहे थे और तभी उसकी मुलाकात एक हैंडसम आदमी से हुई, यानी क्रिस से, जिसे लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई जो अभी तक चल रही है। वो औरत कहती है ये तो बहुत स्वीट सी स्टोरी है। इतने में वहां पर मॉस्को स्टेशन हेड आता है डेन, और वो बीट्रिस और ट्वाइला से कहता है कि उसे उन दोनों से अकेले में बात करनी है। वो दोनों को लेकर मेंस बाथरूम में चला जाता है जहां रे टॉयलेट कर रहा था। रे जल्दी से हाथ धोकर बाहर निकल जाता है। अब डेन दोनों को बताता है कि मॉस्को से 30 किलोमीटर दूर एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, और ये बताते हुए उसे बहुत दुख हो रहा है कि उस एयरक्राफ्ट में उनके हस्बैंड्स भी थे। ये सुनकर दोनों को जोर का झटका लगता है। डेन बताता है क्रैश में कोई भी बच नहीं पाया। असल में दोनों के हस्बैंड्स एक मिशन पर गए थे। फिर डेन दोनों से कहता है कि एक कवर स्टोरी बनाई जाएगी ताकि अगर कोई पूछे तो उन दोनों को यही कहना है कि उनके हस्बैंड्स डिप्लोमेटिक मीटिंग के लिए जा रहे थे और रशियन एयरक्राफ्ट मेल फंक्शन के वजह से क्रैश हो गया। डेन ये भी बोल देता है कि अब आप दोनों को घर लौटना होगा और बहुत अफसोस है कि उनके साथ ये सब हुआ। बीट्रिस पूरी तरह टूट चुकी होती है। ट्वाइला भी शॉक में थी और वो बीट्रिस को लेकर वहां से चली जाती है। आखिर में दोनों अमेरिका आ जाते हैं। बीट्रिस के पास क्रिस का एक कार्ड होता है जिस पर रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। घर का दरवाजा बीट्रिस की दादी मान्या खोलती है। पहले वो बीट्रिस को संभालने के लिए गले लगाती है, फिर उसे कमरे में जाने को बोलती है। ट्वाइला इंडियाना पहुंचती है और अपनी माँ को ढूंढते हुए रिक नाम के आदमी से मिलती है। वो पूछती है क्या मेरी माँ यही है। रिक कहता है कि वो तो यहाँ से कब की जा चुकी है, इसीलिए ट्वाइला वहाँ से चली जाती है। बीट्रिस समझ नहीं पा रही होती है कि अब वो अपनी लाइफ के साथ क्या करेगी। उसकी दादी उसे कहती है अब शांत हो जाओ और बताओ तुम सच में क्या चाहती हो। बीट्रिस कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि क्रिस के साथ क्या हुआ। उसकी दादी कहती है कभी कभी हम ये जान नहीं पाते कि अपनों के साथ क्या हुआ है। तुम्हारे दादाजी के साथ क्या हुआ ये मैं कभी नहीं जान पाई। बीट्रिस अपनी दादी को वही कार्ड दिखाती है जिस पर रशियन भाषा में कुछ लिखा था। दादी कहती है ये शायद मॉस्को का कोई स्लैंग होगा, मुझे नहीं पता। बीट्रिस कहती है कार्ड मुझे क्रिस के पॉकेट में मिला था। डेन से बात करने के लिए जॉर्ज बुश आते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर उन दोनों के साथ क्या हुआ। पूछते हैं क्या केजीबी ने उन्हें मारा। डेन कहता है मुझे पता नहीं है। बुश कहते हैं मॉस्को स्टेशन का हेड कौन है। डेन जवाब देता है मैं हूँ। तो बुश कहते हैं तो इस सब के जिम्मेदार तुम ही हो। इसके बाद डेन और कुछ ऑफिसर्स बीट्रिस और ट्वाइला से मिलते हैं। वो उनके पतियों को इज्जत देते हुए बताते हैं कि उनके नाम पर 2-2 स्टार्स बढ़ा दिए गए हैं, बस उनके नाम मेमोरियल वॉल पर लिखे नहीं जाएंगे। वो आगे बढ़कर दोनों को उनके पति के सम्मान में स्टार देता है। बीट्रिस सोचती है बस इतना ही, आपके पास यही है कहने को, हमें ये जानना है कि हमारे हस्बैंड के साथ आखिर हुआ क्या। डेन सिर्फ सॉरी फॉर योर लॉस कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों एक बार में जाती हैं। वहां आपस में बातें करती हैं और अपने हस्बैंड्स को याद करती हैं। ट्वाइला बताती है टॉम को पहले डेट करती थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसी वजह से दोनों ने शादी कर ली लेकिन बच्चा नहीं हो पाया। ये सुनकर बीट्रिस को बहुत दुख होता है। वो पूछती है अब तुम कहाँ जाओगी। ट्वाइला कहती है मेरे पास रहने के लिए कोई जगह है ही नहीं, सोच रही हूँ वापस रशिया चली जाऊँ, वहाँ एक जगह है जिसके लिए अमेरिका पे करने वाला है। बीट्रिस कहती है मैं भी रशिया जाना चाहती हूँ क्योंकि अगर मुझे ये पता लगाना है कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ तो मुझे वहाँ जाना होगा। वो बताती है कि क्रिस की मौत के बाद उसे उसकी पॉकेट से ये कार्ड मिला जिस पर रशियन भाषा में कुछ लिखा है। बीट्रिस को पूरा भरोसा है कि यह हैंडराइटिंग उसके पति का नहीं है। जो लिखा है उसका मतलब है विंग्ड हॉर्स ओवर द एंटायर वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के ऊपर उड़ता हुआ घोड़ा। और अगर इसका मतलब समझना है तो उन्हें रशियन जाना ही होगा, तभी वो जान पाएंगी कि उनके हस्बैंड के साथ क्या हुआ। इसके बाद दोनों डेन से मिलती हैं और कहती हैं कि उन्हें उससे बातें करनी है। वो बहाना बनाती है कि उन्हें रशिया जाना है। बीट्रिस कहती है कि वो ट्रांसलेशन में काफी अच्छी है और ट्वाइला बोलती है कि वो फॉरेन सर्विस में काफी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन डेन इसके लिए मना कर देता है। तब बीट्रिस और ट्वाइला खुलकर बता देती हैं कि वो दोनों CIA का काम करना चाहती हैं और भरोसा दिलाती हैं कि कोई उन पर शक भी नहीं करेगा। डेन फिर भी मना कर देता है। इसके बावजूद वो जाकर जॉर्ज बुश से बात करता है और दोनों की तारीफ करने लगता है। जॉर्ज कहते हैं अरे ये दोनों तो लड़कियां हैं, हमने अपने बेस्ट ऑफिसर्स भेजे और तुम इन दोनों को भेजना चाहते हो ताकि सब कुछ बर्बाद हो जाए, ये दोनों तो पहले ही दिन मारी जाएंगी। डेन कहता है यही तो फायदा है, ये औरतें हैं इसीलिए कोई
इन पर शक भी नहीं करेगा। आज तक कोई भी सक्सेसफुल सोवियत एजेंट हमारा बन ही नहीं पाया। हम पर सब नजर रखते हैं। आदमियों पर तो लगातार नजर रखी जाती है, लेकिन एक औरत पर रशियंस कभी शक नहीं करेंगे। बुश मना कर देते हैं, उन्हें ये सब बकवास लगता है। डेन उन्हें समझाता है कि वैसे भी वो लोग हमेशा फेल ही होते हैं, उनके एजेंट्स पकड़े जाते हैं, तो क्यों ना एक बार अलग तरीके से ट्राई किया जाए। अगर ये मिशन कामयाब हुआ तो नाम बुश का ही होगा और उनकी एक लेगेसी बन जाएगी। अब ये सब सुनकर आखिर में बुश मान जाते हैं और बोलते हैं जो भी करना है पूरी तरह अंधेरे में रहकर करो। ऑफिशियली वो दोनों हमारे मिशन का हिस्सा नहीं है। इसके बाद कहानी पहुंचती है जनवरी 1977 में। अब बीट्रिस मॉस्को आ चुकी होती है। तभी वहां रे उसके घर में आता है और फोटो फ्रेम के पीछे छुपी कुछ चीजें निकालता है। उन चीजों में क्रिस की एक फोटो भी होती है। बीट्रिस कहती है क्या ये मैं फोटो रख सकती हूँ। रे उसे फोटो दे देता है, लेकिन उसे सावधान भी करता है कि अगर किसी को पता चला कि उसने ये फोटो दे दी है तो उन दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहता है ये बात किसी को बताना मत। ट्वाइला भी मॉस्को आ गई थी और अपने पति का लास्ट नोट जला देती है। अब इसके बाद दोनों ऑफिस आती हैं। रे उन दोनों को एक सीक्रेट कमरे में ले जाता है जिसे बबल कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ ना उन्हें सुना जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। मतलब उस कमरे में केजीबी उन पर नजर नहीं रख पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो बबल से बाहर आती हैं, उन्हें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि केजीबी उन्हें सुन सकती है हर जगह। डेन उन्हें ये सब समझा देता है और दोनों को सेक्रेटरी की ड्यूटी देता है। बीट्रिस कहती है हम यहाँ कोई खतरनाक मिशन करने आए हैं। ट्वाइला जो थोड़ी सी मुंहफट है और पागल है बोलती है वही तो, हम यहाँ जेरोक्स मशीन चलाने थोड़ी आए हैं। डेन कहता है ये जॉब तुम दोनों का कवर होगा, आज शाम तक तुम्हें तुम्हारा मिशन मिल जाएगा। इसके बाद दोनों अपना काम शुरू कर देती हैं। ट्वाइला को काम करने में थोड़ी दिक्कत आती है तो शेरिल उसकी मदद करती रहती है। शाम के समय डेन और रे बीट्रिस और ट्वाइला से मिलते हैं और उन्हें धीरे से पीछे देखने को बोलते हैं। केजीबी उन पर नजर रखे हुए होती है। डेन बोलता है कि उनके लिए मैं पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हूँ, मतलब POI, और तुम दोनों पर्सन ऑफ नो इंटरेस्ट, मतलब PONIS, पोनीज। तुम दोनों उनके रडार में नहीं हो। डेन उन्हें केजीबी की गाड़ी के विंडशील्ड पर लगा थोड़ा सा गंदा निशान दिखाता है जो हर केजीबी कार वॉश के बाद रह जाता है। डेन बताता है कि काफी समय से वो एक रशियन जासूस को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक का नाम है CK सोलर। उसके पास एक बहुत जरूरी जानकारी है और उन्हें वही जानकारी चाहिए। बीट्रिस को CK सोलर से बात करनी है और ट्वाइला को बस आस पास नजर रखनी है। जैसे ही बीट्रिस CK सोलर से मिलेगी उसे एक मैसेज देना है। लगता है आज बर्फ पड़ने वाली है। डेन एक फाइल देता है जिसे पढ़ने के बाद डिस्ट्रॉय करना है और सोलर को देने के लिए एक किताब भी देता है। केजीबी उन पर नजर रखे हुए होती है, इसीलिए डेन ट्वाइला को लेकर वहां से चला जाता है, ये दिखाने के लिए कि जैसे वो लोग यहाँ डिनर के लिए आए थे। और उसे ट्वाइला की लगातार बक बक भी सहनी पड़ती है। रास्ते में डेन की मुलाकात आंड्रे नाम के एक रशियन आदमी से होती है जो KGB के लिए काम करता है। वो मुस्कुराते हुए ट्वाइला से हाथ मिलाता है और दोनों से पूछता है कि वो इतनी रात कहाँ जा रहे हैं। डेन बोलता है हम डिनर के लिए जा रहे थे। आंड्रे अचानक कहता है तुम्हारे पति के साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। डेन पूछता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आंड्रे कहता है सुना है तुम्हारे 2 लोग मारे गए। डेन ज्यादा रिएक्शन दिए बिना वहां से चला जाता है। ट्वाइला सोचती है कि क्या ऐसे घूमने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेन उसे कहता है कि अगर वो उसे छुपाने की कोशिश करेंगे तो KGB को और भी ज्यादा शक होगा। अगली सुबह ट्वाइला मार्केट जाती है और एक दुकान वाली इवाना को अपने पति का पुराना स्पीकर देती है। बदले में इवाना उसे ठीक करने की जिम्मेदारी ले लेती है। इवाना कहती है ये स्पीकर नहीं बल्कि एंटेना है ब्रॉडकास्ट के लिए। साथ में एक टेप भी होती है जिसे बजाने पर एक अजीब धुन निकलती है। इवान को लगता है कि ये किसी तरह का मोर्स कोड हो सकता है। ट्वाइला उसे कहती है कि वो पता लगाए कि इस कोड का मतलब है क्या और बदले में वो उसे पैसे भी देगी। दूसरी तरफ बीट्रिस अपने पति की याद में अकेली बैठी होती है। ट्वाइला उससे मिलने आती है और बोलती है कि वो क्रिस के पुराने कपड़ों के बदले में उसे पैसे दिला सकती है क्योंकि बाजार में पुरानी चीजें बिक जाती हैं। बीट्रिस बोलती है कि वो अभी इन चीजों को बेचने के लिए रेडी नहीं है। ट्वाइला पूछती है क्या यहाँ कहीं पियानो है। बीट्रिस कहती है मुझे नहीं पता। तभी दरवाजे पर उन्हें लाल रंग का एक निशान दिखता है जो शायद लिपस्टिक का मार्क है। ये देखकर दोनों घबरा जाती हैं। दूसरी तरफ फिल नाम का आदमी आंड्रे को CIA के अंदर की खबरें दे रहा था। वो बताता है कि कोई नया एजेंट तो नहीं आया है लेकिन शायद डेन कोई नया तरीका सोच रहा है। फिल को काम करते समय हीरोइन लेने की आदत है। आंड्रे इस बात पर उसका मजाक उड़ाता है और उसे थोड़ा सा हीरोइन दे देता है। फिर आंड्रे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। बोलता है वैसे भी तुम नशा करते हो, एक ना एक दिन तो तुम्हें मरना ही है और किसी को शक भी नहीं होगा। इधर रात के समय बीट्रिस और ट्वाइला एक पब में आती हैं क्योंकि वहां उन्हें CK सोलर से मिलना होता है। अंदर जाने से पहले बीट्रिस अपनी वेडिंग रिंग निकाल देती है ताकि सब उसे सिंगल समझें। बीट्रिस एक बूढ़े आदमी से कहती है लगता है आज बर्फ पड़ने वाली है, लेकिन वो आदमी मौसम के बारे में उल्टे सीधे सवाल पूछने लगता है। मतलब वो गलत आदमी था। उधर ट्वाइला की एक आदमी से मुलाकात होती
है जो उसे परेशान करने लगता है। आखिरकार बीट्रिस को सीके सोलर मिल जाता है। वो एक हैंडसम रशियन आदमी है और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि उसे मिलने के लिए एक खूबसूरत औरत आएगी। बीट्रिस सोलर को किताब देती और कहती है, इसके पन्ने फाड़कर पानी में भिगो देना, तुम्हें तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, उसके बाद इन्हें डिस्ट्रॉय कर देना। ट्वाइला उस आदमी से परेशान होकर उसे वहां से भगा देती है। तभी उसकी नजर पब के दरवाजे पर लगे एक स्टिकर पर पड़ती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये वही निशान है जो कार्ड में लिखा था, दुनिया के ऊपर उड़ने वाला घोड़ा। वहां उसे केजीबी की गाड़ी दिखाई देती है। अंदर आंड्रे बीट्रिस को देख लेता है और आकर दोनों से बातें करता है। वो कहता है, ये मेरा टेबल है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम दोनों बैठो। आंड्रे बीट्रिस से अपना परिचय देता है। जवाब में बीट्रिस कहती है, मेरा नाम नाडिया है, मैं यहाँ स्कूल टीचर हूँ। आंड्रे समझ जाता है कि वो अमेरिकन है। वो उसे पूछता है कि वो यहाँ कर क्या रही है और वजह बताने को बोलता है, लेकिन बीट्रिस इतनी डर जाती है कि एक शब्द भी बोल नहीं पाती। अब कहानी जाती है 4 हफ्ते पहले, यानी 24 दिसंबर 1976 में। टॉम वेरा नाम की एक औरत से मिलने आता है। वो उसे बता देता है कि सर्गे मर चुका है। वहाँ सीके सोलर भी था और उसे देखकर वो बोलता है कि क्या ये हमेशा ऐसे ही रहता है, ऐसा लग रहा है जैसे इसे हार्ट अटैक आने वाला हो। सोलर बताता है उसे अपनी बहन की मदद करनी है। टॉम ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है कि उन्हें फ्लाइट पकड़नी है और फिर वहाँ से चला जाता है। जाते जाते क्रिस उसके कान में कुछ बोलता है। इधर प्रेजेंट में स्टिकर देखकर ट्वाइला घबरा जाती है और खिड़की पीटने लगती है। आंड्रे अंदर सोलर और बीट्रिस से मिलने आता है, लेकिन इससे पहले के मामला और बिगड़े, ट्वाइला काउंटर पर आग लगा देती है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। बीट्रिस बाहर भाग जाती है। बाहर दोनों भाग रही होती हैं। बीट्रिस बहुत ज्यादा घबराई थी, लेकिन ट्वाइला को ये सब काफी एक्साइटिंग लग रहा था। वो बताती है कि वो उस आदमी को पहले भी देख चुकी है, उसका नाम आंड्रे है और शायद वो केजीबी के लिए काम करता है। आंड्रे सोलर को पकड़ ले और उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाडिया तो तुम्हें छोड़कर भाग गई। सोलर बोलता है, नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। आंड्रे उसे कहता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाओ, यहाँ आग लगी है, इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ताकि लोग तुम्हें परेशान न करें। आंड्रे उसके हाथ से किताब ले लेता है। सोलर उसे अपनी आईडी देता है और फिर आंड्रे उसे जाने देता है। दूसरी तरफ डेन बीट्रिस और ट्वाइला को डांट रहा होता है क्योंकि दोनों ने पब में आग लगा दी थी। वो कहता है कि इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। वो पूछता है, तुमने उसे पैकेट दे दिया ना? बीट्रिस कहती है, हाँ। डेन रे से कहता है कि इन दोनों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसके बाद हम सोलर को देखते हैं। वो बीट्रिस के दिए हुए किताब के पन्ने फाड़कर पानी में भिगोता है और उसमें कुछ डायग्राम्स उभर आते हैं। फिर वो किताब के पीछे का हिस्सा खोलता है और उसमें एक छोटा सा डिवाइस होता है, एक कैमरा। इंस्ट्रक्शन पढ़कर वो भीगे हुए कागज को खा जाता है ताकि कोई सबूत ना बचे। अगली सुबह ऑफिस में ट्वाइला आराम से पूरा पैकेट केक खा रही होती है। ये देखकर शेरिल उस पर चिल्लाने लगती है कि स्वीडन से ये सारा सामान महीने में सिर्फ एक बार आता है और इसे पूरा महीना चलाना पड़ता है, लेकिन ट्वाइला ने एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। तभी शेप नाम का आदमी अंदर आता है जो ट्वाइला का बॉस है। वो बताता है कि उसे आईबीएम में जॉब मिली थी, लेकिन उसने वो छोड़ दी क्योंकि वो यहाँ काम करना चाहता था ताकि दुनिया में कुछ चेंजेस ला सके। शेप ट्वाइला से कहता है कि वो उसके दोस्त जॉर्ज टॉलमैन के साथ थोड़ा अच्छा वक्त बिताए, मतलब सिर्फ डिनर पर जाए कल शाम 7 बजे। जाते जाते वो शेरिल को एक कपकेक देता है। सोलर, जिसका असली नाम साशा है, एक फैक्ट्री में काम करता है। अलार्म बजने के बाद सब लोग लंच के लिए चले जाते हैं। सबके जाने के बाद वो वहीं रुकता है और कैमरा से कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींचने लगता है जो उसे उस किताब के अंदर से मिला था। तभी एक आदमी आ जाता है जो साशा उसके सामने उल्टी करने का नाटक करता है और बोलता है, मेरी तबीयत खराब है। दूसरी तरफ डेन और रे बीट्रिस और ट्वाइला को एमिल नाम के एक आदमी से मिलवाते हैं जो फ्रेंच इंटेलिजेंस में काम करता है। उसे मॉस्को के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि यहाँ का तरीका थोड़ा अलग है। अब एमिल ही इन दोनों लड़कियों को ट्रेनिंग देने वाला होता है। बीट्रिस जैसे ही फ्रेंच में कुछ बोलती है, सारा सच बाहर आ जाता है। वो आदमी ना तो एमिल है और ना ही फ्रेंच। खैर, वो दोनों को ट्रेन करने आया था, खासकर बीट्रिस को। लिफ्ट में ट्वाइला डेन से मिन्नत करने लगती है कि अगर उसे कोई गलती हो गई है तो वो उसे वापस अमेरिका ना भेजे। डेन बोलता है कि वो उसे नहीं भेज रहा, बल्कि उसकी तारीफ भी करता है। वो बोलता है कि ट्वाइला के अंदर जो कॉन्फिडेंस है और जितनी वो हिम्मत वाली है, शायद वो उनके मिशन में काम आएगा। डेन उसे समझाता है कि सिर्फ मजे करने के बजाय उसे अपना सॉफ्ट साइड लोगों को दिखाना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उस पर भरोसा कर सकें। यह तरीका काम करता है और वो जासूस है तो उसे करना पड़ेगा।
पड़ेगा। ट्वाइला कहती है मेरे अंदर कोई सॉफ्ट साइड नहीं है। डेन बोलता है तो फिर ढूंढो, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। बीट्रिस के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, उसे बस अपनी फीलिंग्स को थोड़ा दबाना पड़ेगा क्योंकि वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा इमोशनल है। एमिल और बीट्रिस एक अपार्टमेंट के बाहर खड़े होते हैं और वो बीट्रिस से कहता है अपार्टमेंट 415 में जाने के लिए, और वो उसे एक बंदूक भी देता है। बीट्रिस वैसे ही कमरे के अंदर चली जाती है और वहां उसे एक फोटो मिलती है जिसमें वो सोलर को देखती है जिससे वो कल रात मिली थी। वो घबरा जाती है। कुछ समय के बाद सोलर मतलब के साशा अपने कमरे में आता है। बीट्रिस छिप जाती है। सोलर अपने कपड़े उतारने लगता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर वो देखता है कि बाथटब में पानी भर गया था तो वो उसे साफ करने चला जाता है। मौका देकर भागने के लिए बीट्रिस बालकनी में आती है। नीचे एमिल उसे इशारा करके बोलता है नीचे कूद जाओ, और वो कूद जाती है। सोलर देखता है कि बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। ट्वाइला जॉर्ज से मिलने आती है, लेकिन वहाँ शेरिल भी आ गई थी और वो भी जॉर्ज से मिलने लगती है। जॉर्ज कहता है मुझे बताया गया था यहाँ सिर्फ एक ही सेक्रेटरी आएगी। जब बीट्रिस अपने घर पर होती है तो अलमारी के अंदर रखा हुआ एक फोन बजता है। आंड्रे ने उसे कॉल किया था। बीट्रिस घबराकर पूछती है उसे ये नंबर कहाँ से मिला। डिनर के दौरान ट्वाइला जॉर्ज की बातों से समझ जाती है कि वो एक पायलट है। ट्वाइला बताती है कि उसका भी पति पायलट था और वो अब मर चुका है। शेरिल वॉशरूम चली जाती है। जॉर्ज ट्वाइला से पूछता है कि अब वो खुद को कैसे संभाल रही है। ट्वाइला कहती है वो अब ठीक है। उसे पहले से पता था कि उसके पति को कोई समस्या है, लेकिन वो इस सब के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि ये सब तो सीक्रेट है। ये कहते कहते वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और माफी मांगने लगती है। वो बोलती है मेरे बॉस ने कहा था तुम्हें थोड़ा अच्छा टाइम दूं, लेकिन मैं तो यहाँ रोने लगी। जॉर्ज बोलता है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ अच्छा समय बिताया, तुमसे बात करके अच्छा लगा। बीट्रिस डेन से मिलती है और कहती है कि तुमने मेरे अपार्टमेंट में फोन रखवाया था। डेन पूछता है मतलब उसने तुम्हें कॉल किया। फिर बोलता है वैसे भी अगर तुमने उसे अपना असली नाम नहीं बताया तो हमें तो सारा सेटअप करना तो पड़ेगा। बीट्रिस कहती है कि वो अब उस इंसान से मिलना नहीं चाहती। डेन उसे समझाता है कि यही तो उसका जॉब है और उसे पता होना चाहिए कि ये उनके लिए कितना मददगार साबित होगा। वो कहता है कि इमोशंस का यहाँ कोई काम नहीं, उसने तुम्हें कॉल किया मतलब तुमने अच्छा काम किया है, अब जाओ और सो जाओ। अगली सुबह बीट्रिस ट्वाइला से मिलती है। ट्वाइला उसे जॉर्ज के साथ हुई मीटिंग के बारे में बताती है और बोलती है कि उसे रशियन नहीं आती, लेकिन वो सीखना चाहती है ताकि लोकल्स से बात कर सके। डरी हुई बीट्रिस कहती है मैं वापस जाना चाहती हूँ। कल इन लोगों ने मुझे एक एजेंट के घर के अंदर भेज दिया था। उन्होंने मुझे वहाँ भेजा बंदूक के साथ, कुछ भी हो सकता था, वो मुझे देख सकता था। ट्वाइला उसे भरोसा दिलाती है कि वो लोग ये काम कर सकते हैं, मगर बीट्रिस बोलती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ट्वाइला उसे याद दिलाती है तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें जानना है कि तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ। बीट्रिस कहती है क्रिस कभी नहीं चाहेगा कि मैं मर जाऊं, इसलिए मैं कल वापस जा रही हूँ। ट्वाइला गुस्से में बोलती है मतलब तुम अगर नहीं रहोगी तो मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी। फिर वो उसे समझाने लगती है कि उन्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। बहुत समझाने के बाद आखिरकार बीट्रिस मान जाती है। ऑफिस में शेफ ट्वाइला से कहता है कि जॉर्ज को कहीं ले जाओ, उसे ड्रिंक करवाओ और देखो कि तुम उसे क्या उगलवा सकती हो। ट्वाइला इवाना के पास जाती है और उसे पूछती है कि लोकल्स मजे करने के लिए कहाँ जाते हैं, कोई नाइट क्लब है क्या। बदले में वो उसे कपकेक्स देती है। इवाना कहती है कि उसे ये नहीं पसंद, मगर फिर भी रख लेती है और एक एड्रेस लिख कर देती है। जाते जाते वो ट्वाइला को डिंग डोंग कहकर बुलाती है, जो काफी अजीब था। बीट्रिस को एक नोट मिलता है जिसमें अगली जगह आने के लिए लिखा होता है। उसके बाद वो उस नोट को जला देती है। बाथ हाउस में शासा आता है और डस्टबिन में कैमरा छुपा देता है। ट्वाइला और शेरिल जॉर्ज को लेकर एक नाइट क्लब में आती है। वहाँ ट्वाइला देखती है कि इवाना भी वहीं आई हुई थी। बीट्रिस भी उसी नाइट क्लब में आ जाती है और ट्वाइला से कहती है कि डेड ड्रॉप अभी होने वाला है, उन्हें यहाँ से निकलना होगा। इसलिए वो जॉर्ज से बहाना बनाकर बाहर निकलती है। ट्वाइला बीट्रिस को बताती है कि जॉर्ज भी एक पायलट है और वो काफी एक्सपर्ट है। बातचीत में जॉर्ज बताता है कि हर फ्लाइट का एक पेपर ट्रेल होता है जिसके बारे में उन दोनों को पता नहीं था। इसके बाद दोनों बाथ हाउस आती हैं। पहले डस्टबिन में कुछ नहीं मिलता, फिर बीट्रिस कहती है कि शायद चेंजिंग रूम वाले डस्टबिन में देखो, और वहाँ उन्हें एक कैमरा मिल जाता है जो साशा ने उन दोनों के लिए छोड़ा था। लेकिन डेन उन दोनों को बताता है कि उस कैमरा में कुछ भी नहीं था। ये वही कैमरा था जिससे सोलर ने अपने फैक्ट्री में कुछ फोटोज ली थी। हताश होकर दोनों बोलती हैं कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कैमरा लाया, लेकिन कैमरा में कुछ नहीं निकला। फिर डीन बीट्रिस को एक और कैमरा देता है और बोलता है सोलर से जाकर मिलो और उसे बताओ कि इस कैमरा का फोकल डिस्टेंस 18.3 इंच है, इससे ज्यादा या कम होने पर फोटो फोकस में नहीं आएगा। वो बताता है कि मिलना सेमेट्री में होगा और सोलर को सेमेट्री में मिलने का मैसेज ट्वाइला देगी। डेन ट्वाइला को एक किटकैट देता है। अगली सुबह ट्वाइला किटकैट खा रही होती है, तभी साशा यानी सोलर उसे देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि उसे सेमेटरी जाना है। जॉर्ज होटल में रुका होता है, तभी एक रशियन औरत उसे मिलने आती है। हंसते हुए पूछती है क्या वो लंच पर चल सकते हैं। वो अपना नाम श्वेता बताती है। जॉर्ज मना कर देता है और वो औरत चली जाती है। सेमेटरी में बीट्रिस सोलर से मिलती है, उसका हाथ पकड़ती है और चुपके से उसे कैमरा देती है। सोलर को इंग्लिश भी आती
है ये सुनकर बीट्रिस थोड़ी हैरान होती है। वो उसे बताती है कि फोटो ठीक 18 इंच की दूरी से लेनी है और उसे एक 18 इंच का धागा भी देती है ताकि इस बार काम सही से हो। सोलर अपना असली नाम बताता है, साशा, और बीट्रिस से उसका नाम पूछता है। कहता है मुझे पता है तुम्हारा नाम नाडिया नहीं है, ये बताओ कि उन्होंने मेरा कोड नेम क्या रखा है। बीट्रिस कहती है CK सोलर। साशा मजाक में पूछता है क्या मेरा नाम रैडफोर्ड हो सकता है। बीट्रिस कहती है मुझे नहीं पता, मैं बस बात पहुंचा सकती हूँ। बीट्रिस उसे पूछती है क्या पब में उसकी मुलाकात कभी लंबे काले बालों वाले किसी आदमी से हुई थी। साशा पूछता है क्या वो आदमी किसी और आदमी और एक औरत के साथ था। तभी वहाँ KGB एजेंट्स नजर आते हैं। घबरा कर वो जाने लगता है और बोलता है वैसे भी मुझ पर लोग नजर रख रहे हैं, मुझे जाना होगा। साशा अपनी फैक्ट्री में एक रिकॉर्डर पर काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ जॉर्ज और श्वेता होटल के कमरे में मस्ती कर रहे थे, मगर एक सीक्रेट कैमरा से KGB एजेंट्स उन पर नजर रखे होते हैं। कहीं और सोल्जर्स एक ट्रक में कुछ बॉक्सेस लोड कर रहे थे। श्वेता से मिलने आंड्रे आता है और उसे कुछ कागज देता है और अचानक उसे किस करता है, फिर उसका गला दबाता है और चाकू मारकर उसे मार डालता है। जाते वक्त वही कागज वापस ले लेता है। इधर रात में ट्वाइला अपने कमरे में आती है तो बीट्रिस के कहने पर बताती है कि उसके कमरे में एक टेप था जो मॉर्स कोड ब्रॉडकास्ट कर रहा था। बीट्रिस उसे वहीं रोक देती है और कहती है यहाँ बात करना ठीक नहीं, वाइन लेकर मेरे कमरे में आओ। आंड्रे देखता है कि उसके चेहरे पर खरोच आ गई है। उसकी पत्नी पूछती है ये कर्ट्स कैसे आए, मगर वो कुछ नहीं बोलता। जब ट्वाइला बीट्रिस के कमरे में होती है तभी अलमारी में रखा फोन बजता है। आंड्रे का कॉल होता है। वो पूछता है क्या वो कल मिल सकते हैं। बीट्रिस घबरा जाती है मगर वो मान जाती है। के बाद एयरपोर्ट में हम जॉर्ज टॉलमैन को देखते हैं जो एक पैसेंजर के पास बैठ जाता है और उसे बातें करने लगता है। वो बताता है कि वो यहाँ रशिया में बिजनेस करने आया था ताकि अपने कंपनी को एक्सपेंड कर सके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आदमी जॉर्ज की बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। तभी जॉर्ज की नजर न्यूज़पेपर में श्वेता के फोटो पर पड़ती है। वो उस रशियन आदमी से कहता है कि इसे ट्रांसलेट करे। तब वो आदमी बताता है कि ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट थी जो एक पार्क में मरी हुई मिली। दूसरी तरफ ऑफिस में ट्वाइला जेरोक्स मशीन पीट रही होती है क्योंकि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही होती। ये देखकर शेरिल बीट्रिस से कहती है तुम जाकर उसे संभालो, लेकिन बीट्रिस कहती है ट्वाइला का ये काम करने का तरीका है। आखिर में जेरोक्स मशीन काम करने लगती है और ट्वाइला सारे कागज शेरिल को दे देती है, मगर शेरिल कहती है मैंने तुम्हें डबल साइड जेरोक्स करने को बोला था। तभी शेफ ट्वाइला को अंदर बुलाता है और ट्वाइला शेरिल से कहती है क्यों ना अब तुम ही काम कर लो। ट्वाइला केबिन में आती है तो जॉर्ज कॉल पर होता है। उसने अपना पासपोर्ट होटल में छोड़ दिया था और अब ट्वाइला को पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट जाना होगा। ट्वाइला फोन उठाकर बात करती है। तब जॉर्ज बताता है कि उसका पासपोर्ट खोया नहीं है और वो बोलता है तुम बस तुरंत एयरपोर्ट आओ। एयरपोर्ट पहुंचने पर जॉर्ज ट्वाइला को श्वेता के मौत की खबर सुनाता है। जॉर्ज उस औरत को बहुत पसंद करने लगा था, इसलिए वो सोचता है कि ट्वाइला उसकी मदद करे, पुलिस को समझाने में कि वो सिर्फ कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी। लेकिन ट्वाइला उसे समझाती है कि इस लड़की का मर्डर हो गया है और तुम इसके साथ थे, इसलिए KGB और पुलिस को तुम पर ही शक होगा। वो जॉर्ज को यह भी बताती है कि जरूर उस लड़की का कोई प्लान रहा होगा, तभी वो तुमसे मिलने आई थी। तभी जॉर्ज को बोर्डिंग के लिए बुलाया जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम बीट्रिस को देखते हैं जिसे एमिल ट्रेनिंग दे रहा था कि उसे किस तरह से आंड्रे से बात करनी है, लेकिन बीट्रिस रशियन लैंग्वेज उतनी साफ साफ नहीं बोल पा रही होती, जिससे सबको डर लगता है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। डेन बीट्रिस को समझा देता है कि उसे अपनी कवर स्टोरी क्या बनानी है। रे अपनी रिसर्च के बाद बताता है कि आंड्रे KGB में बहुत जल्दी ऊंची पोजीशन पर पहुंच गया। वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है और वो एक स्पेशल ऑफिस में काम करता है जहां से वो सारे नागरिकों पर नजर रख सकता है। डेन बीट्रिस से कहता है चिंता मत करो, अगर वो तुम्हें मार देगा तो हम आंड्रे की पत्नी को मार देंगे, यहाँ यही रूल्स हैं। ट्वाइला रे को श्वेता की फोटो दिखाती और बोलती है ये मेरे दोस्त की दोस्त है जो अब इस दुनिया में नहीं है। रे उसे सावधान करता है कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो, लेकिन ट्वाइला बोलती है कि इस औरत के बारे में पता करो, हो सकता है कि ये औरत और हमारा मिशन किसी तरह से जुड़े हुए हों। ट्वाइला बीट्रिस से जाकर मिलती है जो आंड्रे के साथ होने वाली डेट को लेकर काफी डरी हुई थी। ट्वाइला उसे समझाती है तुम्हें बस आंड्रे को फंसा कर रखना है, ऐसा दिखाओ कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, वरना वो तुमसे जल्दी बोर हो जाएगा और वो तुम्हें छोड़ देगा, फिर हमारा काम नहीं होगा। उसकी तारीफ करो क्योंकि मर्द अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। कुछ समय बाद बीट्रिस को आंड्रे का कॉल आता है। वो उसे एक सिनेमा हॉल में मिलने के लिए बुलाता है और बोलता है कि वो उसे शहर भी घुमाएगा। अगली सुबह रे ट्वाइला के पास आकर बताता है कि पिछले 2 सालों में दर्जनों से भी ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स का मर्डर हुआ है
है, लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर में इन्हें आपस में कनेक्ट नहीं दिखाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि शहर वालों को ना लगे कि शहर में कोई साइको किलर घूम रहा है। इस मामले में और ज्यादा जानने के लिए ट्वाइला रे को इवाना के पास लेकर आती है। इवाना रे के दस्ताने देख लेती और कहती है मुझे ये चाहिए, तभी मैं कुछ बताऊंगी। रे बोलता है ये दस्ताने उसकी पत्नी ने बनाए हैं, लेकिन ट्वाइला तुरंत उसके हाथ से दस्ताने निकालकर इवाना को दे देती है और पूछती है हम यहाँ पर एक ब्रोथल ढूंढ रहे हैं, मतलब एक वेश्यालय। इवाना ट्वाइला से कहती है कि सिर्फ दस्तानों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे ड्रिंक पर लेकर जाना होगा। फिर वो एक एड्रेस लिखकर देती और बोलती है वहां जाकर मारिया से बात करो। आखिर में वो दोनों एक ब्रोथल पहुंचते हैं और वहां मारिया नाम की एक औरत से मिलते हैं। मारिया कहती है मुझे शावर लेना ही होगा वरना मेरे बॉस को शक हो जाएगा। ट्वाइला ऐसे ही शावर ऑन कर देती है और फिर वो लोग बात करते हैं। रे मारिया को सारे मरे हुए प्रोस्टिट्यूट्स की फोटो दिखाता और पूछता है क्या वो इनमें से किसी को जानती है। मारिया श्वेता की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाती है और बोलती है इनमें से बहुत लोग थे जो उसके दोस्त थे और अब सब मर चुके हैं। मारिया श्वेता के बारे में बताती है कि वो यहाँ काम नहीं करती थी, वो बड़े लोगों के साथ वक्त बिताती थी। एक और औरत की फोटो होती है जिससे मारिया पहचान नहीं पाती। इधर रात के समय आंड्रे के साथ डेट के लिए बीट्रिस तैयार हो रही होती है, तभी वहाँ डेन पहुंच जाता है और उसे एक जानकारी देता है कि आंड्रे के पास एक दूसरा घर है, शायद वहीं वो लड़कियों को लेकर जाता है और हो सकता है कि वहाँ पर वो कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी छुपा कर रखा हो। अगर तुम्हें वहाँ कुछ मिले तो हम उसे केजीबी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बीट्रिस घबरा जाती और बोलती है तो तुम चाहते हो कि मैं उसके घर जाऊं? मुझे तो डिवाइस लगाना भी नहीं आता। बीट्रिस बहाना बनाने लगती है कि क्या कोई और ये काम नहीं कर सकता। डेन उसे पूछता है एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं और तुम ये क्यों कर रही हो? फिर वो अपने बारे में बताता है कि उसके पिता एक दूध वाले थे। 38 साल से हर दिन सुबह 4 बजे उठकर उसके पिता हर घर दूध डिलीवर करते थे। फिर एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद भी सबके घर दूध डिलीवर होता रहा। कहने का मतलब यह है कि हर कोई अपना अपना काम करता रहता है और तुम ये देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि सबसे पहले अपने लिए कर रही हो। बीट्रिस मानती है कि वो जानना चाहती है कि उसके पति के साथ क्या हुआ। डेन पूछता है और अगर तुम्हें पता चल गया तो क्या होगा? क्या तुम वापस अपने घर चली जाओगी? बीट्रिस के पास जवाब नहीं होता, वो बस कहती है नहीं। इसके बाद डेन उसे समझाने लगता है कि डिवाइस कैसे प्लांट करनी है। इधर शाम के समय ट्वाइला इवाना के साथ ड्रिंक पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। रे उसे मिलने आता है और उसे याद दिलाता है कि तुम उस औरत पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती। वो औरत सिर्फ पैसों के हिसाब से चलती है, अगर कोई उसे तुमसे ज्यादा पैसे देगा तो वो तुम्हारी जानकारी उसे दे देगी। रे ट्वाइला से कहता है उसे सिनेमा हॉल जाना चाहिए जहां आंड्रे बीट्रिस से मिलने वाला है। आखिरकार बीट्रिस आंड्रे से मिलती है और दोनों वहां बातें करने लगते हैं। इवाना ट्वाइला का ड्रिंक पर इंतजार कर रही होती है, लेकिन ट्वाइला वहां पहुंचती तो है पर अंदर नहीं जाती। वो बीट्रिस पर नजर रखने के लिए सिनेमा हॉल चली जाती है। बीट्रिस आंड्रे का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करती है, तभी एक आदमी आंड्रे से कुछ कहकर चला जाता है। आंड्रे फिर बीट्रिस से कहता है उसे जाना पड़ेगा और वो अगली बार जरूर मिलेंगे। दोनों बाहर आते हैं और आंड्रे बीट्रिस से कहता है कि वो उसे कल कॉल करेगा, लेकिन अचानक बीट्रिस पहल करती है और आंड्रे को किस कर लेती है उसे रोकने के लिए। आंड्रे थोड़ा हैरान होता है मगर खुश भी था। इसके बाद दोनों गाड़ी में थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं। बीट्रिस उसे बता देती है कि उसका पति पिछले साल क्रिसमस से पहले मर चुका है। आंड्रे बीट्रिस को अपनी जगह ले जाने के बजाय बोलता है कि वो बीट्रिस के घर जाना चाहता है। बीट्रिस उसे साशा के घर के बाहर ले आती है। अंदर जाने से पहले वो कहती है मेरा घर अभी बहुत गंदा है, मैं तुरंत जाकर सब कुछ ठीक करके आती हूँ, मुझे ना सब कुछ परफेक्ट चाहिए। आंड्रे मान जाता है। बीट्रिस भागते हुए साशा के अपार्टमेंट में आती है जो उस वक्त नहा रहा होता है। बीट्रिस उसे कहती है उसे कुछ समय के लिए उसका अपार्टमेंट चाहिए। वो बताती है कि वो आंड्रे से मिलने गई थी, उनके बीच बातें बढ़ गई और आंड्रे अब उसके घर आना चाहता है, लेकिन वो तो एम्बेसी में रहती है और उसके पास कोई दूसरे घर का पता भी नहीं है, इसलिए वो उसे यहाँ ले आई। इतने में आंड्रे दरवाजे तक पहुंच जाता है। साशा के पास बालकनी से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद बीट्रिस सारे फोटो हटा देती है और आंड्रे को अंदर ले आती है। साशा के नीचे आते ही ट्वाइला उससे मिलती है और बताती है कि वो उसी लड़की के साथ काम करती है। साशा ठंड की वजह से कांप रहा था तो ट्वाइला उसे अपने मोजे पहनने के लिए दे देती है, क्योंकि उसने तो पहले से ही 3-3 मोजे पहने हुए थे। थोड़ी देर बाद आंड्रे मुस्कुराते हुए बाहर आता है। साशा और ट्वाइला मिलकर उसकी गाड़ी में लिसनिंग डिवाइस लगा चुके होते हैं। बीट्रिस बाहर निकलती है और वो दोनों उसे बताते हैं कि डिवाइस लगाने का काम हो गया। जाने से पहले बीट्रिस साशा को थैंक यू कहती है और वो भी कहता है कोई बात नहीं। आखिरकार बीट्रिस अपने घर आती है और राहत की सांस लेती है। वो बताती है कि बहुत सालों से क्रिस के अलावा उसने किसी को किस भी नहीं किया था, इसलिए आज जो हुआ वो बहुत अजीब था। ट्वाइला कहती है तुम ये सब अपने पति के लिए ही कर रही हो। बीट्रिस जवाब देती है हाँ, इसलिए तो ये सब और भी ज्यादा अजीब लग रहा है। ड्रिंक करते हुए बीट्रिस ट्वाइला को बताती है कि डेन ने कहा
कहा था कि उसके पापा दूध वाले हैं, लेकिन बीट्रिस कहती है ऐसा क्या? डेन ने मुझे बताया कि उसके पापा नेवी में एक छोटे मोटे ऑफिसर थे और वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए। यानी कि दोनों को अलग अलग कहानियां बताई गई। ट्वाइला देखती है कि बीट्रिस साशा के घर से कुछ फोटो लेकर आ गई थी गलती से। बीट्रिस कहती है वो बस इसे छुपाना चाहती थी, कोई बात नहीं, मैं इसे पहुंचा दूंगी। जब ट्वाइला उन फोटो को देखती है तो साशा के साथ एक लड़की दिखाई देती है और ये लड़की वही होती है जिसके बारे में मारिया बात नहीं करना चाहती थी। ट्वाइला फाइल निकालकर बताती है कि कोई तो है जो इन सारी औरतों को मार रहा है और ये औरत भी मारी जा चुकी है। आंड्रे मारिया से मिलने आता है और उसे काम देता है, बदले में उसे ढेर सारे पैसे देता है। ये सब कुछ एमिल डिवाइस के जरिए सुन रहा होता है। कहानी जाती है कुछ समय पहले और उसी रेडियो रूम से टॉम बाहर आता है तो रास्ते में भीड़ लगी होती है। एक औरत की लाश मिलती है और ये औरत वही होती है जो साशा के साथ फोटो में थी। एमिल एक खून लगा हुआ चाकू लिफाफे में डाल देता है। अगली सुबह बीट्रिस और ट्वाइला दोनों रनिंग के लिए निकले होते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती है जो उन्हें घूर कर देख रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो औरत भी उनके पीछे पीछे आती रहती है। आखिर में वो बूढ़ी औरत सामने आकर बोलती है, मेरा नाम वेरा है और मैं केजीबी से नहीं हूँ। डेन से जाकर बोलना कि केजीबी की फैसिलिटी अब नई जगह पर मूव हो गई है और मैं वो एड्रेस दे सकती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। ये बात दोनों जाकर डेन को बताते हैं। डेन उन्हें समझाता है कि जहाँ हम अमेरिकन सीधे घुस नहीं पाते वहाँ पर ऐसे लोग हमारी मदद करते हैं। डेन उसे पूछता है उसने और क्या बताया। दोनों बोलते हैं और तो कुछ नहीं। तभी डेन बोलता है अपने पॉकेट्स चेक करो। बीट्रिस की पॉकेट में एक पेपर मिलता है जो वेरा ने दिया था और उसके साथ एक फोटो भी होता है। दोनों को इसका मतलब समझ नहीं आता। रे ट्वाइला को समझाता है कि इस लाइन में लोग ऐसे ही पिक्चर्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। एक आदमी है जिसका नाम है कैटरपिलर जो केजीबी फैसिलिटी में काम करता है। वो उन्हें इन्फॉर्मेशन देता था। एक बड़ा सा चाकू बूचर को रिप्रेजेंट करता है और वो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन देता था। रे ट्वाइला से कहता है कि फ्राइडे को जाकर वेरा से मिलो। ट्वाइला पूछती है क्या उसे प्लेन क्रैश के बारे में पता होगा। रे कहता है ये तो तुम्हें ही पता करना होगा। दूसरी तरफ आंड्रे नशे के हालत में साशा के घर पहुंच जाता है ये सोचकर के ये बीट्रिस का घर है। साशा कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। आंड्रे कहता है कि नाडिया तो उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। साशा बोलता है कि उनका झगड़ा हो गया था इसीलिए। थोड़ी देर बाद आंड्रे चला जाता है। शेरिल के घर काम करने के लिए एक नैनी ईवी आती है, लेकिन ईवी को देखकर शेरिल कहती है वो उसे नहीं रख सकती क्योंकि वो काफी जवान थी और उसके पास एक्सपीरियंस कैसे होगा, उसे चले जाना चाहिए। लेकिन ईवी कहती है कि वो 13 घंटे का सफर करके आई है। रे ईवी को अंदर बुलाता है और उसे अपने बेटे से मिलने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ एम्बेसी में बीट्रिस एम्बेसडर एलन के साथ होती है जो उसे एक पेंटिंग के बारे में बता रहा होता है। शाम के समय बीट्रिस साशा मिलती है और साशा बताता है कि आंड्रे उससे मिलने के लिए आया था। साशा डर जाता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, लेकिन बीट्रिस उसे समझाती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर दोनों अपनी झूठी लव स्टोरी के बारे में बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें एक कवर स्टोरी बनानी होती है। साशा बताता है कि वो एक वीडियो टेक्नोलॉजी पर काम करता है और यही टेक्नोलॉजी अमेरिकन्स उससे चुराना चाहते हैं। डेन से मिलने पर बीट्रिस कहती है कि साशा के साथ जो लड़की है वो जरूर उसकी बहन होगी क्योंकि उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। डेन उसे पूछता है कि वो आखिर साशा के बारे में इतना क्यों सोच रही है। बीट्रिस कहती है उसे नहीं पता, बस वो इतना जानती है कि साशा उनके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है, इसलिए वो चाहती है कि वो उस पर भरोसा कर सके। डेन बोलता है कि यहाँ भरोसे पर काम नहीं चलता और शायद उसकी बहन को सोवियत गवर्नमेंट यानी केजीबी ने मार दिया होगा। बीट्रिस पूछती है कि आंड्रे कितना डेंजरस है, क्या उसने बहुत लोगों को मारा है। डेन उसे कहता है कि तुमने तो उसकी आंखों में देखा है, तुम्हें क्या नजर आया। इसके बाद बीट्रिस ट्वाइला से आकर कहती है कि अब समय हो चुका है। इसके बाद ट्वाइला वेरा से मिलने जाती है। वेरा कहती है उसे लगता है कि दूसरी लड़की आएगी क्योंकि वो तो रशियन बोलती है। ट्वाइला कहती है तुम तो इंग्लिश बोल रही हो, तो मुझसे दिक्कत क्या है, बताओ क्या चाहिए। वेरा बताती है कि बूचर ने कैटरपिलर से कांटेक्ट करने का रिस्क लिया है, इसके लिए उसे आज रात तक $100,000 चाहिए। इसके अलावा वेरा को एक पासपोर्ट भी चाहिए क्योंकि वो इस देश में और नहीं रह सकती। इतना कहकर वेरा चली जाती है। साशा फैक्ट्री में होता है और काफी नाटक करके एक दूसरे आदमी से अपने काम की चीज चुरा लेता है। जैसे वो काम करके बाहर आता है एक आदमी उसे पीट देता है और उसकी जेब से कुछ निकाल कर ले जाता है। साशा बाद में चेक करता है कि बग डिवाइस उसकी जेब में है या नहीं। ट्वाइला डेन के पास
आकर बताती है कि वेरा के साथ जो बातचीत हुई उसमें वेरा को सिर्फ एक अमेरिकन पासपोर्ट चाहिए, लेकिन उनके पास बुचर को देने के लिए $100,000 तो नहीं होते। तो डेन कुछ सोचने लगता है। साशा बीट्रिस से मिलकर एक डिवाइस दिखाता है और फिर कान पकड़कर बोलता है कि अब वो ये काम नहीं करने वाला, वरना वो मर जाएगा। बीट्रिस उसे कहती है, मुझे पता है तुम ये काम अपने लिए नहीं कर रहे हो बल्कि अपनी बहन के लिए कर रहे हो। साशा पूछता है, क्या तुम गलीना को जानती हो? केजीबी ने उसे मार डाला था। बीट्रिस उसे हिम्मत देती है कि अगर वो नहीं लड़ेगा तो उसकी बहन के लिए और कौन लड़ेगा। साशा कहता है कि टॉर्चर से बचने के लिए उसे एक साइनाइड पिल चाहिए ताकि उसे खाकर वो खुद को खत्म कर सके। बीट्रिस ऐसा करने से मना कर देती है। साशा की हालत के बारे में बीट्रिस ट्वाइला को बताती है। ट्वाइला कहती है कि वो उसे साइनाइड पिल दिला सकती है, लेकिन बदले में वो चाहती है कि बीट्रिस एम्बेसडर के ऑफिस से उसकी बेकार लेकिन कीमती पेंटिंग चुरा ले। बीट्रिस ऐसा ही करती है, लेकिन तभी एम्बेसडर एलन लिली नाम की एम्प्लॉय को लेकर कमरे में आता है और दोनों वहां मस्ती करने लगते हैं। लिली शेफ की पत्नी होती है। बीट्रिस बिल्कुल वैसे ही एक नकली पेंटिंग बना लेती है जो एलन के ऑफिस में लगाने के लिए होती है। शाम के समय डेन एमिली के साथ आंड्रे से मिलने जाते हैं और उसे पैसे की जगह एक अखबार का टुकड़ा देते हैं। ये देखकर आंड्रे गुस्सा हो जाता है। डेन कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ वो टेप नहीं है, मुझे अंदर की खबरें मिलती रहती हैं। आंड्रे कहता है, मुझे भी पता है कि तुम एम्बेसी के लिए काम नहीं करते। डेन उसे बोलता है कि तुम बस एक मिड लेवल केजीबी एजेंट हो, तुम्हारी औकात मेरी बराबरी की नहीं है, जब हम सेम लेवल के हो जाएंगे तब बात करेंगे। ये बोलकर डेन चला जाता है। ट्वाइला वो कीमती पेंटिंग बूचर को दे देती है जिसका असली नाम पैवेल होता है। पैवेल जानना चाहता है कि ये पेंटिंग किस बारे में है। ट्वाइला को इसका ठीक से पता नहीं होता, लेकिन वो कुछ भी कह देती है। पैवेल पेंटिंग ले लेता है और कैटरपिलर के साथ मीटिंग सेट करने की बात करता है, जिसे केजीबी के ठिकाने का लोकेशन पता है। साथ ही वेरा को पासपोर्ट देने की भी बात होती है, लेकिन उससे पहले ट्वाइला उसे पूछती है क्या उसके पास खुद को खत्म करने की कोई दवा है। वेरा कहती है पहले उसे पासपोर्ट चाहिए। इधर आखिरकार पासपोर्ट तैयार होता है। वेरा अपना अमेरिकन पासपोर्ट देकर बहुत खुश होती है, जिसमें उसका नाम पैमेला लिखा होता है। बदले में वेरा अपने दांत से एक पिल निकालकर ट्वाइला को दे देती है। ट्वाइला पूछती है क्या तुम्हें कुछ पता है कि टॉम और क्रिस के साथ क्या हुआ था। वेरा बताती है कि वो दोनों कॉम्प्रोमैट फैसिलिटी को ढूंढ रहे थे और वो वहीं मारे गए। कैटरपिलर उसी फैसिलिटी के नए कोऑर्डिनेट्स देने वाला है। वेरा बताती है कि वो उसी प्लेन में थी जिसमें टॉम और क्रिस थे। वो लोग एक जगह लैंड करते हैं फैसिलिटी के कोऑर्डिनेट्स पर। पहुंचने के बाद क्रिस और टॉम बाहर निकलते हैं, लेकिन वापस नहीं आते। वेरा तुरंत वहां से भाग जाती है। वो बोलती है कि रशियंस को यह खबर देने वाला कोई नहीं बल्कि तुम्हारा खुद हस्बैंड टॉम था। वो छुपकर रशियंस को जानकारी देता था। वो एक गद्दार था। ये सुनकर ट्वाइला अंदर से हिल जाती है और कहने लगती है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन गद्दार नहीं। तुम्हें ये सब कैसे पता? वेरा कहती है अगर तुम्हें और जानना है तो मुझे कुछ और चाहिए। ट्वाइला जबरदस्ती करती है तो वो बूढ़ी औरत गलती से रेलिंग टूटने के वजह से पानी में गिर जाती है और वहीं मर जाती है। बीट्रिस नकली पेंटिंग एम्बेसडर के ऑफिस में लगा देती है। ट्वाइला घबरा कर वहां पहुंचती है और बताती है वेरा नदी में गिर गई और मर गई। अब क्या होगा किसी को नहीं पता। बीट्रिस पूछती है मरने से पहले क्या उसने कुछ बताया। ट्वाइला कहती है वेरा वहीं थी जब टॉम और क्रिस की मौत हुई और उसने दोनों को मरते हुए देखा। ये सुनकर बीट्रिस रोने लगती है। ट्वाइला उसे गले लगाकर संभालती है। इसके बाद वो दोनों वेरा की मौत की खबर रे को बताते हैं। रे कहता है डरने की जरूरत नहीं, अगर रशियंस को बॉडी मिल भी गई तो वह हम तक पहुंच नहीं पाएंगे, बस अब हमें पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देना होगा। ट्वाइला कहती है लेकिन पासपोर्ट तो वेरा के ही पास है। रे घबराकर बोलता है अगर ऐसा हुआ तो हम फंस जाएंगे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए अब तुम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों नदी के पास पहुंचते हैं जहां वेरा की बॉडी पड़ी थी। ट्वाइला वेरा की बॉडी से पासपोर्ट निकाल लेती है और उसे वेरा के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जिंदगी में बिल्कुल अकेली थी। अगर उसे यहाँ से नहीं निकाला गया तो उसकी बॉडी यहीं सड़ती रहेगी। इतना खतरा उठाने के बाद उसे ऐसी मौत मिली। ये सब सोचकर ट्वाइला बहुत दुखी होती है। फिर वो बीट्रिस को गले लगाकर रोने लगती है। यहाँ हम पहली बार बीट्रिस के सॉफ्ट साइड को देखते हैं। बीट्रिस साशा को पिल देकर आती है और एक चॉकलेट भी देती है जिसके अंदर अगले काम के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। साशा बीट्रिस से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। बीट्रिस कहती है उसके हस्बैंड के वजह से, और उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। ट्वाइला एम्बेसी आती है और एक जगह पर वेरा का सारा सामान रख देती है। बाद में रे आकर वो सारा सामान उठा लेता है। ईवी शेरिल से आकर परमिशन लेती है कि क्या वो आज के प्रोग्राम में आ सकती है। शेरिल मना कर देती है और बोलती है तुम यहीं रहकर ट्रेंट का ध्यान रखना। तभी रे आता है, एक ड्रॉयर में वेरा का सामान रख देता है और पासपोर्ट जला देता है, लेकिन ईवी चुपचाप ये सब देख लेती है। क्या ईवी सच में एक नैनी है या उसका मकसद कुछ और है। इधर एम्बेसी में रात में एक पार्टी होती है। एम्बेसडर बीट्रिस को अपने ऑफिस में बुलाता है। बीट्रिस थोड़ी डरी हुई होती है कि कहीं उसे
नकली पेंटिंग के बारे में पता तो नहीं चल गया, लेकिन एलन का अपनी पत्नी ग्रेचन के साथ झगड़ा चल रहा था, इसीलिए वो उस रात ऑफिस में ही सोने वाला था। यही बात वो बीट्रिस को इन्फॉर्म करना चाहता था। बाहर पार्टी में रे गाना गा रहा होता है और सब लोग हैरान होते हैं कि वो कितना अच्छा गाता है। फिर वो ईवी को भी स्टेज पर बुलाता है और उसके साथ गाने लगता है। सब लोग डांस करने लगते हैं और माहौल तो एकदम जम जाता है। बाद में शेरिल जेलस फील करने लगती है, लेकिन रे किसी तरह मामला संभाल लेता है। इस बीच ट्रेंट चुपके से फायरप्लेस के अंदर घुसता है और वहां से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस उसे मिलता है। डेन सबसे पूछता है कि उसे क्यों नहीं बताया गया कि वेरा मर चुकी है। डेन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि एक और मिशन फेल हो गया। ट्वाइला खड़े होकर कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमने तो सब कुछ किया। बुचर कैटरपिलर से मिलकर केजीबी फैसिलिटी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे देगा, हम बहुत करीब हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कैटरपिलर वेरा को नहीं देखेगा तो शक हो जाएगा। ट्वाइला कहती है कि वो बीट्रिस को वेरा बना देंगे, थोड़ा बहुत मेकअप की मदद से। डेन बोलता है ये कोई मजाक नहीं है, वेरा काफी उम्र दराज औरत थी, इसीलिए उन्हें कोई ऐसी रशियन औरत ढूंढनी पड़ेगी जो वेरा की उम्र की हो। बीट्रिस का दिमाग ठनकता है और बोलती है मेरे पास एक रास्ता है। इसके बाद हम बीट्रिस की दादी मान्या को देखते हैं जो अपने घर पर टीवी देख रही होती है। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। तो क्या अब मान्या भी मिशन में शामिल हो जाएगी? ये तो देखेंगे अगले पार्ट में। इस सीरीज का पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।